हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई अच्छी चलने लग रही है। ग्लाइकोलाइसिस हमारा पार्ट हो गया, पायरुवेट ऑक्सीडेशन हमारा पार्ट हो गया, क्रैब साइकिल हमारा पार्ट हो गया। अब हमारे एक लास्ट का पार्ट बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या है एंड उसकी ज़रूरत क्या है उसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब भी जो एक ग्लूकोज है वो जब भी ऑक्सीडाइज होता है देन इट नीड टू अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाने के बाद वो क्या बनता है, पायरुवेट। अब पायरुवेट बनने के बाद एटीपी बनी कितनी, 4 एटीपी बनी। अब वो 4 एटीपी में से 2 एटीपी तो जो है वो यूज़ हो गई, तो बची कितनी, 2 एटीपी बच गई। तो नेट गेन कितना है, 2 एटीपी का। ग्लाइकोलाइसिस में और क्या बना था, और बना था NADH और H पॉजिटिव, ये बना था भाई। कितने बने थे, 2 बने थे। अब इसका काम क्या है, हाइड्रोजन जो है वो कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो व्हाट्स द पॉइंट, आगे इसकी ज़रूरत क्या है। वेल इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इससे भी जो एनर्जी जो है वो बनाई जा सकती है वाया दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सिमिलरली जब पायरुवेट जो है वो पायरुवेट ऑक्सीडेशन के अंदर गया तो फिर उसके बाद में क्या बना, एसिटाइल कोए जो है वो बना, लेकिन कुछ एसिटाइल कोए के साथ में और क्या बना, NADH H पॉजिटिव जो है वो और बना। कितने बने, 2 बन गए, क्योंकि 2 पायरुवेट थे एंड 2 ही एसिटाइल कोए जो है वो बनेंगे। तो ये भी जो है हाइड्रोजन आयन कैरी करते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन भी। तो ये भी क्या कर सकता है, एटीपी को सिंथेसिस कर सकता है। कैसे कर सकता है वो देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा। फिर उसके बाद में ये चला गया किसके अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर, और क्रैब साइकिल के अंदर जाने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर CO2 रिलीज हुई 2 एंड यहाँ पे 4 CO2 जो है फाइनली जो है रिलीज होगी। एंड जो ग्लूकोज है वो फाइनली ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, CO2 के अंदर जो है ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन इसके साथ में और क्या बना, 6 NADH और H पॉजिटिव जो है वो और बने, और साथ में 2 FADH2 जो है वो बने, साथ में ATP जो है 2 यहाँ पर अलग से बनी। तो डायरेक्टली एटीपी तो बन गई। एटीपी क्या है, एटीपी जो है वो एक एनर्जी करेंसी है। करेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप की अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। जैसे कि मनी इज ए करेंसी। करेंसी का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मनी है देन वी कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग। जैसे कि एरोप्लेन ले लो, चाहे आप उससे जो है कपड़े ले लो, या फिर पेन ले लो, या फिर अलग से जो है बेड ले लो, या फिर फ़ोन ले लो, या फिर इंटरनेट ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, बिकॉज इट इज़ ए करेंसी। इसके द्वारा जो है डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है हम ले सकते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट एनर्जेटिक रिएक्शन होती है, उन एनर्जेटिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी जो है वो चाहिए होता है। तो फूड जो भी ब्रेक डाउन हो उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, एटीपी के अंदर। ठीक है, तो ये तो कुछ डायरेक्ट एटीपी जो है बन गई। लेकिन यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन आयन जो है इकट्ठे हो गए हैं, तो इसको कहते हैं हम एक ये एसिमिलेटरी पावर है। एंड दिस एसिमिलेटरी पावर कैन बी यूज टू मेक ए एटीपी। लेकिन एटीपी जो है वो बनता किस तरीके से है, तो वो बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि NADH H पॉजिटिव एंड FADH H2 जो है किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस जो है करता है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारी एक सेल है एंड उस सेल के अंदर ये उसकी सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये उसका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो रेड कलर में दिखा रखी है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किसकी भाई, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये जो इसके साथ में प्रेजेंट है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये पढ़ाया गया था कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस किस तरीके से है, वेल हम नॉर्मली कहते थे बिकॉज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन द क्वेश्चन इज हाउ इट प्रोड्यूस एनर्जी। तो एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या है। तो अगर हम इतने छोटे से पार्ट को अगर मैग्नीफाइन करके देखें, तो मैग्नीफाइन करने के बाद ये हम देखते हैं कि ये क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन है। एंड जो ब्लैक कलर में दिखा रखी है वो क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये अंदर इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में
इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। इसके अंदर कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मली दूसरी ऑर्गेनेली के अंदर नहीं होता, इसी वजह से ये ज़्यादा एटीपी जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या है। इसके पास सर्टेन कुछ इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। तो इसके अंदर यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स है। अब वो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, तो हमने नाम दे रखा है उनका कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 का जो नाम है वो है हमारा NADH रिडक्टेज। ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को बोलते हैं या तो सक्सीनेट रिडक्टेज कह सकते हैं, सक्सीनेट रिडक्टेज, या फिर हम इसको अलग से FADH2 रिडक्टेज जो है वो भी कह देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक थर्ड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स थर्ड। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसका नाम है UQH2 साइटोक्रोम C रिडक्टेज। उसके बाद एक फोर्थ कॉम्प्लेक्स और है, जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एक लास्ट में और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 5। जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसका नाम क्या है, ATP सिंथेज। यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, उसके अंदर कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्स है एंड वो एक चेन के अंदर, इसी वजह से नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चेन है, चेन किसकी है, कॉम्प्लेक्सेस की। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, इसकी जो है एक लंबी चेन है। इन चेन के बीच में भी कुछ कैरियर मोलिक्यूल जो है वो अलग से पाए जाते हैं, कुछ मोबाइल मोलिक्यूल जो है वो अलग से पाए जाते हैं इसके अंदर, मोबाइल मोलिक्यूल। अब मोबाइल मोलिक्यूल कौन से हैं, मोबाइल मोलिक्यूल एक यूबीक्विनिन, यू क्या है, एक यूबी क्विनिन या फिर क्विनोल जो है कह देते हैं, कुल मिला के बात जो है वो एक ही है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3, इन तीनों के बीच में प्रेजेंट है क्या, यूबीक्विनिन। इसके बाद एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। ये साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट कहाँ पर है, ये प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। जो C1 है वो प्रेजेंट है इन कॉम्प्लेक्स इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक चेन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है एक लंबी चेन के अंदर है, इसी वजह से हम इसको एक चेन कहने लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। व्हाट इट मीन्स कि जो चेन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जाते हैं। मैं इसको ब्लैक कलर से जो है दिखा देता हूँ। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है आगे पास होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एंड फिर उसके बाद में इसके पास यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है पास होते हैं इसके पास, एंड फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं किसके पास में, एक ऑक्सीजन के पास, हाफ O2 के पास एंड 2 H के पास, और फाइनली वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, H2O के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक, और जो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फ्लो होने लग रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
आई थिंक यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार डिफाइन करते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC इज ए सीरीज ऑफ साइटोक्रोम complex present in the inner membrane through which electron is passed from cytochrome 1 to cytochrome 4 to generate या फिर to make ATP by developing proton motive force। तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे, बट लिखा क्या है थोड़ा उस चीज़ को समझते हैं डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि ETC एक सीरीज़ है। सीरीज़ किसकी है? साइटोक्रोम्स की। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो प्रेजेंट है, यानी सीरीज़ होती है। एंड वो प्रेजेंट कहाँ पर है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो मुझे एक चीज़ और लिख देनी चाहिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू विच, यानी कि जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होते हैं, कहाँ से कहाँ? साइटोक्रोम से, साइटोक्रोम 1 से साइटोक्रोम 4 तक, टू मेक ATP। ATP को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि लास्ट वाला जो साइटोक्रोम है उसका नाम क्या है? ATP सिंथेज, यानी ATP बनाने वाला। लेकिन वो ATP कब बनाता है? बाय डेवलपिंग प्रोटोन मोटिव फोर्स। लेकिन प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है वो किस तरीके से बनती है? सो इन शॉर्ट यहाँ पर जो बताया गया है वो ये कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है, एक प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है एंड उससे ATP जो है बन जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखा, हमने पायरुवेट ऑक्सीडेशन के अंदर देखा, और हमने जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर देखा। हमने ये देखा कि वहाँ पर कुछ NADH पॉजिटिव और FADH2 जो है वो बने थे। जो क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस या फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन के अंदर NADH बने थे, वो आते हैं इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास। एंड जो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट कर देता है NADH पॉजिटिव को इनटू NAD पॉजिटिव के अंदर। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना सा है कि जो NADH पॉजिटिव होता है वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, साथ में 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग हो जाते हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि अगर ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या था? NADH रिडक्टेज था। तो ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूस होगा किसके द्वारा? इसके द्वारा, इसको ऑक्सीडाइज करके। तो NADH क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इसका क्या हो गया? ये रिड्यूस हो गया क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन ले लिए। इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पर पास कर देता है, लेकिन बदले में यहाँ पर ये क्या रिलीज कर देता है? H आयन। कितने H आयन? 2 H आयन जो है ये यहाँ पर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो एक पंप की तरह काम करने लग रहा है। जिस तरीके से पंप क्या काम करता है? अंदर की कोई चीज़ जो है वो बाहर की तरफ जो है निकालता है। जैसे कि आपके पास में मोटर पंप है पानी की, तो वो क्या करती है? नीचे से पानी लेती है और बाहर की तरफ जो है पानी निकालती है। सिमिलर यहाँ पर भी वही काम होने लग रहा है कि अंदर जो H आयन प्रेजेंट थे उस H आयन को लिया और कहाँ की तरफ पंप कर दिया? बाहर की तरफ जो है वो पंप कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिटेल बताना चाहिए, यानी कि अगर हम इसका मैकेनिज्म बताना चाहिए, तो मैकेनिज्म किस तरीके से बता सकते हैं हम इसका? तो मैकेनिज्म की बात करने लग रहे हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म किस तरीके से बता सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 भाई, कि जो हमारा क्या होगा? NADH पॉजिटिव जो है ऑक्सीडाइज्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और फिर आप रिएक्शन लिख दोगे NADH प्लस H पॉजिटिव
एंड यहाँ पर आप लिख दो कि कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, और कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या हुआ है, 2 H आयन अलग हो गए, 2 H आयन अलग हो गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो गए, और साथ में NAD पॉजिटिव जो है वो बन गया। ठीक है, तो NAD पॉजिटिव इज अगेन यूटिलाइज्ड इन Krebs साइकिल या फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन, whereas 2 electron passed to ubiquinone। इसके अलावा और क्या है, 2 H आयन pumped into the इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है भाई, इतनी सी बात। तो जो भी हमारी Krebs साइकिल के अंदर चीज़ बनी है वो अल्टीमेटली यहाँ पर NADH जो है ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर 2 H आयन जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने यूबिक्विनिन तक जो है भेज दिए। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए यूबिक्विनिन के पास, यूबिक्विनिन क्या करता है, इसको आगे जो है सेंड कर देता है और किसके पास पहुंचा देता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास जो है पहुंचा देता है। लेकिन सेकंड कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सक्सिनेट रिडक्टेज। सक्सिनेट रिडक्टेज क्या करता है, वेल सक्सिनेट रिडक्टेज जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, किसको ऑक्सीडाइज करता है, FADH2 को, और FADH2 को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, FAD पॉजिटिव के अंदर जो है ये FAD के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देगा। अब इसके कन्वर्ट करने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो आगे की तरफ जो है पास कर देता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर चले जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक चले जाएंगे, और जो हाइड्रोजन होंगे वो वापस पंप कर देंगे कहाँ पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। क्लियर है वो एक बात। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि एट कॉम्प्लेक्स सेकेंड, जिसका नाम है सक्सिनेट रिडक्टेज, FADH2 ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज किस तरीके से होगा कि FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, FAD के अंदर, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो आगे निकल जाएंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो जाएंगे, पास्ड टू यूबिक्विनिन, एंड 2 H आयन पम्प्ड टू, पंप कहाँ पर होंगे, पंप टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर जो है वो चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ पे, तो इसने भी क्या किया, जो हाइड्रोजन जो है पंप करके यहाँ पे छोड़ दिया, और इसने भी क्या किया, हाइड्रोजन पंप करके जो है यहाँ पे छोड़ दिया, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बिहेव करने लग रहे हैं एक पंप की तरह। पंप का काम क्या होता है, अंदर जो भी चीज़ है उसको पंप करके जो है बाहर की तरफ जो है लेके आए, तो उसी तरीके का काम जो है यहाँ पे होने लग रहा है। यूबिक्विनिन क्या करेगा, यूबिक्विनिन जो है इसको पास कर देता है किसके पास, साइटोक्रोम यूबिक्विनिन साइटोक्रोम C रिडक्टेज के पास जो है पास कर देता है। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, थर्ड पॉइंट यूबिक्विनिन H2, या फिर यूबिक्विनिन सिंपल भी लिख सकते हैं, पास इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज pumped H ion into the intermembranous space, and electron passed to कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो आपका हो गया कि सर ये जो थर्ड है उसके अंदर तो साइटोक्रोम B भी है, फेरस सल्फेट भी है, यूबिक्विन H2 भी लिख रखा है, यूबिक्विन साइटोक्रोम C। भाई ये इसके कोफैक्टर है एक्चुअली में, दीज आर एक्ट एज एन पंप एज वेल एज एंजाइम। एंजाइम जो है वो इस तरीके से बिहेव करने लग रहा है कि वो हाइड्रोजन आयन को जो है पंप करे। तो क्या किया इसने, जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो धीरे धीरे करके आगे जो है वो पास करता रहा, इलेक्ट्रॉनों को तो ये आगे पास करता रहा, लेकिन यहाँ से ये क्या पंप करता रहा,
हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप करता रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहला जो कॉम्प्लेक्स है उससे हाइड्रोजन आयन पंप हुए, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उससे जो हाइड्रोजन पंप हुए, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है उससे भी क्या होने लग रहा है, हाइड्रोजन आयन जो है पंप होने लग रहे हैं। क्या ये हाइड्रोजन आयन पंप करके इससे बाहर जा सकते हैं, यानी कि जो ये आउटर मेम्ब्रेन है क्या इससे बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज एवरी मोलिक्यूल हैज़ सर्टेन शेप एंड उस सर्टेन शेप की वजह से वो सर्टेन गैप्स के थ्रू ही जा सकता है, और जब वो सर्टेन गैप अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो वो नहीं जा सकता। इट मीन्स जो एच आयन है वो इसको लेके परमिएबल नहीं है, यानी कि ये मेम्ब्रेन के उस पार जो है वो नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज नो इनफ गैप टू पास दी एच आयन फ्रॉम दिस मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, उसके बाद जो है ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास जो है पास कर देता है बाय थ्रू ए मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 कौन सा है? साइटोक्रोम C1 जो है ये है, और अब ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास करेगा? साइटोक्रोम A3 के पास जो है पास कर देगा। तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है हैज़ कॉपर आयन that get reduced by catching electron and it pass these electron to oxygen, which is the final acceptor of this electron transport chain। लास्ट पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो इसके अंदर कि ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 2 H आयन एंड मेक वाटर जो है वो बना देगा। ठीक है, बट इट जनरेट ए प्रोटोन मोटिव फोर्स इन बिटवीन द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक नदी बहने लग रही थी, वहाँ पे एक डैम बन गया। डैम के बनने से क्या होगा, वो धीरे धीरे पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। तो पानी जब इकट्ठा होगा तो उसके अंदर प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उसको एक चैनल से खोले एंड आगे अगर हमारा डायनामो अगर हम वहाँ पे लगा दे तो उससे टर्बाइन जो है घूमेगी एंड उससे क्या बन जाएगी, एक बिजली जो है बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ है, NADH FADH2 जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुए हैं और H आयन उन्होंने रिलीज कर दिए कहाँ पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर H आयन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। उस केस में क्या हुआ था, जो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इस केस के अंदर क्या हुआ है, H आयन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। उसके अंदर भी फोर्स होती है, पानी के अंदर भी फोर्स है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो उसके अंदर भी फोर्स है। जो H आयन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स होती है। H आयन की फोर्स जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोन मोटिव फोर्स कहते हैं। सो हियर इट इज़ प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप होगी कहाँ पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब ये प्रोटोन मोटिव फोर्स यहाँ पर जो इकट्ठी हो गई है, क्या वो यहाँ से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं। ये किससे पास हो सकती है? वेल, ये जो है इससे पास हो सकती है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है ATP सिंथेज, और जो ATP सिंथेज है उसके अंदर एक चैनल है, जो चैनल है उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन आयन चैनल। और जो हाइड्रोजन आयन चैनल है, जब उससे हाइड्रोजन आयन जो है पास होते हैं, कितने, अराउंड 3 H आयन जब यहाँ से पास होते हैं, तो 3 H आयन के पास होने के बाद ये कंबाइन करवाता है किसको, ADP को, किसके साथ में, ATP के साथ में। ADP को PI के साथ में कंबाइन कर देगा और ये क्या बना देगा, ATP जो है वो फॉर्म जो है वो हो जाएगी। तो हमें इसके लिए जो है पढ़ना होगा, क्योंकि जो मिचेल जो है उसने ये फिनोमेना दिया था एंड वो इसको बोलता था कीमो ओस्मोसिस, या फिर इन अदर वर्ड इसको हम कह सकते हैं
oxidative phosphorylation. So what is oxidative phosphorylation? तो इसको थोड़ा समझे भाई। फॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज दी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी फॉर्मेशन कैसे होगी? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है? कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जो है वो हुआ है। तो यानी कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन that form proton motive force। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? वेल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन। लेकिन वो फॉर्मेशन कैसे हुआ? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होती है एंड उससे जो एटीपी जो है वो फॉर्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास 2 पार्ट होते हैं, एक इसका F0 और एक इसका F1 पार्ट होता है। F0 होता है वो एम्बेडेड होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, F1 जो पार्ट होता है बाहर होता है। जो F0 पार्ट है उसके अंदर H आयन होता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन जो आयन जो है वो पंप होते हैं एंड ADP जो है टीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली इसकी एक जो डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मोटी चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 भाई, एक NADH पॉजिटिव हाइड्रोजन कितने पंप करेगा? कितने करता है? 5 पेयर करता है। ठीक है। एक FADH2 मॉलिक्यूल जो है वो कितना हाइड्रोजन आयन पंप करता है? वेल, वो जो है 2 पेयर जो है वो करता है। तो ये एटीपी कितने फॉर्म करेंगे? एटीपी फॉर्मेशन जो है वो कितनी होगी? तो मैंने यहाँ पे बताया था 3 हाइड्रोजन आयन से एक एटीपी जो है वो बनती है। तो ये 5 पेयर करता है, तो 5 दूनी 10। ठीक है। 3 का 1 बनता है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है। तो यानी कि रफली कितनी एटीपी बनाएगा? एक NADH पॉजिटिव 3 एटीपी बनाएगा। दूसरा भाई, ये 2 पेयर रिलीज करता है, तो अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि एक FADH2 कितनी एटीपी बनाता है? 2 एटीपी जो है वो बना देता है। तो अगर हम पुरानी चीज़ें देखें, पुरानी जो रिएक्शन है उसके अंदर हम ये लिखते थे कि जो ग्लूकोज है when it undergo aerobic reaction then it will convert into 6CO2 while it is taking oxygen, 6CO2, 6H2O and 36 to 38 ATP। The question arise कि ये 36, 38 ATP जो है वो कहाँ जो है बनते हैं? ये 6CO2 कहाँ पर बना? ये 6CO2, 2 CO2 तो कहाँ बने? पायरुवेट के ऑक्सीडेशन के अंदर। एंड बाकी जो 4 है वो कहाँ पर बने? वो बने हमारे क्रैब साइकिल के अंदर। अच्छा, H2O कहाँ पर बना? वेल, H2O जो है वो बना हमारा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। पॉइंट रह गया भाई कि 36 और या फिर 38 ATP और स्लैश हम करते क्यों हैं? ठीक है, कि 36 या 38 ऐसा क्यों करने लग रहे हैं? तो उसको हम देखते हैं। वेल, अगर हम जो ग्लाइकोलाइसिस अगर हम देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी कितनी फॉर्म हुई है? एटीपी कितनी फॉर्म हुई है? एटीपी फॉर्म कितनी हुई है? और साथ में जो एसिमिलेटरी पावर है वो कितने बनी है? एसिमिलेटरी पावर के बारे में देखें तो वो कितना है? तो उसे कितनी एटीपी है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखिए तो नेट एटीपी कितने बने हैं? 2 एटीपी बने हैं। अगर हम पायरुवेट के ऑक्सीडेशन यानी जो लिंक रिएक्शन है, अगर उस लिंक रिएक्शन की बात करते हैं तो उस लिंक रिएक्शन के अंदर कोई एटीपी बनता है? नहीं। वहाँ तो क्या बनते हैं? NADH जो है बनता है। कितने बनते हैं? 2। NADH पॉजिटिव कितने बने? 2। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी कितने बने थे? NADH और H पॉजिटिव कितने बने हैं?
दो जो है यहाँ पे बने हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्रैब्स साइकिल जो है वो हुई थी। अब जो क्रैब्स साइकिल है, क्या उसके अंदर एटीपी बनते हैं? बिल्कुल। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। वहाँ पर 2 FADH2 जो है वो भी बने, साथ में 6 NADH H पॉजिटिव जो है वो बने। अगर आपको ये डाउट है कि 6 कहाँ पे बने, तो आप दोबारा से क्रैब्स साइकिल जो है देख सकते हैं, वहाँ पर जो है फाइंड आउट करना कि वहाँ पर 3 NADH कैसे बने, क्योंकि साइकिल 2 बार चलती है, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्टली जो है यहाँ पर 6 जो है वो लिख दिया। अब अगर यहाँ पे हम काउंट करें ये 6 NADH H पॉजिटिव कितनी ATP बना देंगे? वेल, ये ATP बना देंगे, क्योंकि एक NADH H पॉजिटिव बनाता है 3 ATP, तो 6 कितने बनाएंगे? तो 6 3 18 ETC के अंदर, तो कितनी ATP हो जाएगी यहाँ पर? 18 ATP जो है हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 2 FADH2 कितनी बनाएगा? एक FADH2 कितनी ATP बनाता है? वेल, ये बनाता है केवल और केवल 2 ATP जो है बनाता है, तो ये 2 कितनी बना देंगे? 2 दूनी 4। NADH2 ये कितनी बना देगा? 3 दूनी 6 जो है वो बना देगा, तो यानी कि 6 ATP जो है वो यहाँ पर जो है बन जाती है। अच्छा, अगर हम इसके साथ में देखें NADH ये कहाँ पर बना? ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? वेल, ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो NADH H पॉजिटिव को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म से उसको पास होना पड़ेगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है तो वो 2 पाथवे के द्वारा जा सकता है, या तो वो जा सकता है मैलेट एस्पार्टेट पाथवे यानी कि MA पाथवे के द्वारा, या फिर वो जा सकता है ग्लिसरॉल फास्फेट पाथवे के द्वारा। 2 पाथवे के थ्रू जो है जा सकता है। अगर मैलेट एस्पार्टेट पाथवे के थ्रू अगर जाता है तो NAD जो है वो डायरेक्टली जो है 3 ATP जो है बना देंगे, तो 3 दूनी 6 ATP जो है यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये गया इससे, तो इससे जो है 6 ATP ना बन करके एक NAD जो है 2 ही बना पाता है, तो 2 दूनी 4 ATP जो है बन जाते हैं। तो मैलेट एस्पार्टेट पाथवे कहाँ पर होता है? हमारे लीवर के अंदर, हमारी किडनी के अंदर, हमारे जो हार्ट जो उसके अंदर होता है। लेकिन अगर हम न्यूरॉन के अंदर देखें, मसल के अंदर देखें, तो उसके अंदर ग्लिसरॉल फास्फेट पाथवे जो होता है, जहाँ पर ATP जो है रिलेटिवली इस पाथवे की वजह से कम जो है बनती है। एक बार हम जोड़ के देखें कि ये कितनी ATP जो है हो गई, तो ये 18 और 4 22 और 6 28 29 31 32 33 34 35 और 36, तो टोटल में आके कितनी ATP हो जाएगी? ये 36 ATP। अगर ये और मिल गया तो कितनी हो जाएगी? 38 ATP जो है वो हो जाएगी। सो आई थिंक आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड माइट भी मुझे जूम क्लास में जो है फिर दोबारा से आपको जो है समझाना पड़े। तो इस वीडियो को आप कम से कम जो है 2 बार देखिएगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 36 38 ATP क्यों कहा गया, एंड ETC क्या है, उसकी जो है 2 बार प्रैक्टिस जो है पक्का करना, नहीं तो काम जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो टिल नाउ आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।